आपका पीटी कितनी बार हुआ है अभी तक? प्रीलिम्स में मैंने ये मेरा थर्ड टाइम है जो तीनों बार थ्रू? नहीं, मेरे प्रीलिम्स के टोटल अटेम्प्ट 5 हुए हैं और 3 बार मैंने क्रैक किया। आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है प्रीलिम्स को लेके, क्योंकि हमारे मैक्सिमम जो लोग हैं उनका पीटी नहीं होता है, तो आपकी क्या अप्रोच रही है प्रीलिम्स को लेके? प्रीलिम्स को लेके मेरे अप्रोच ज़रा मतलब कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि मैंने पिछले 3 साल में एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया है। कभी नहीं दिया है। कोई नहीं विश्वास कर सकता। नहीं, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं भी थोड़ा शॉक में हूँ। सच में ऐसा ही है, पर मैंने कभी एक भी मतलब कि 2020 में जब मेरा पहला प्रीलिम्स निकला था उसके पहले मैंने जीएस के एक्चुअली मेरे दोस्त ने उस समय घर पे था, तो दोस्त ने मुझे वो भी करता था, तो जीएस स्कोर के उसके पास थे। मतलब कि वो मटेरियल मेरे पास ऑप्शन में था, पर मैं मतलब क्या होता था मैं जो पढ़ता था ना, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता था वो क्वेश्चन पेपर लिखने में। तो मेरा ज़्यादातर फोकस रहता कि सिलेबस कंप्लीट करो, और मोस्ट ऑफ मैंने बेसिक पार्ट पे फोकस किया है। हाँ, अभी इस साल भी करंट अफेयर्स का जो कंपोनेंट होता है तो लगभग मैंने निगलेक्ट किया हुआ है, तो छोड़ दिया है पूरा। इस साल मैंने सिर्फ दृष्टि का उनका जो ईयरली करंट अफेयर बुक आता है ना, वही पढ़ा था। वो भी एक बार ही पढ़ा, उसके पहले भी नहीं पढ़ा, उसके बाद भी नहीं पढ़ा। और पिछले साल भी मैं कोई करंट अफेयर का बुक नहीं पढ़ा। मैं जो न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ वही, उसमें से कोई टॉपिक मुझे अच्छा लगे, हाँ ये आ सकता है, तो वही मैं निकाल के रखता हूँ। और फिल्म्स की स्ट्रैटेजी ऐसी है कि मैं मॉक टेस्ट नहीं देता, पर जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स है ना, प्रीवियस पेपर 2011 से लेके अब तक के, तो जैसे हम पेपर में लिखते हैं, जैसा पेपर देते हैं, उसी तरह से मैं पूरा 2 घंटे बैठ के पेपर लिखता हूँ। उसमें भी ऐसा कि कोई तुक्के वगैरह नहीं देता। एज हम जैसा पेपर में लिखते हैं ना, एज सीरियसली कि हाँ हमें 55 क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा फेंकना नहीं है, या 565 आते हैं, तो वैसे ही दिए। उससे हुआ क्या कि मैंने तो भाई बहुत बार वो क्वेश्चन देख चुका हूँ, प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, हमने बहुत बार देख लिए होते हैं, फिर भी हम गलती करते हैं एग्ज़ाम में। वही क्वेश्चन होते हैं, हमको पता होता है, तो फिर भी हमारी गलतियाँ हो जाती है। वो मैं रेक्टिफाई करना, उससे सीख लें। स्पेशली मतलब ये है कि आप ये बोलना चाहते हैं कि अपने पर विश्वास रखो। यस, हाँ, क्योंकि देखो आपने अभी तक लास्ट 3 अटेम्प्ट से मॉक्स नहीं दिए, तो आप फिर भी आपका थ्रू हुआ। लोग तो 100 मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो क्या ये लगाने चाहिए उनको आपके हिसाब से? क्या है कि क्योंकि आपका नेचर बड़ा शांत टाइप का है, राइट? मैं जब आपसे पहले ऑफ द कैमरा जब मैं इनसे बात कर रहा तो बड़े शांत हैं, शालीनी टाइप के हैं, ठीक है? तो मतलब आपका क्या ओपिनियन है इस चीज़ को लेकर कि 100 टेस्ट सच में देने चाहिए? इतने भी बच्चे गधा रेस में लगे रहते हैं। नहीं, इतना भी नहीं है, इतने भी देने नहीं चाहिए। मतलब क्या है कि आपके पास देखो, जैसे हम बॉडी बनाते हैं ना, पहले ज़्यादा एक तो तबीयत होनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम उसको एक शेप देते हैं। सेम है कि हमारे पास पहले कंटेंट होना चाहिए, हमारा खुद तो 2-3 बार रिवाइज होना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़ी हो। बेसिक तो एनसीईआरटी जब आप नहीं पढ़ते हो तो आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आप क्लासेस की मटेरियल से उतना नहीं कवर कर सकते, क्लासेस एज ए पूरा एनसीईआरटी कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते ना। और कुछ अपने को भी करना पड़ता है, जो लगभग की क्या है कि क्लास भी कंप्लीट नहीं कर सकता। कुछ बातें वैसी होती कि सपोज मैंने क्या किया था पिछले साल 21 में, कि हिस्ट्री के क्वेश्चन का एनालिसिस किया था कि हाँ कैसे आ रहे हैं 13 से लेकर 19 तक 20 तक, तो कैसा पैटर्न चेंज हो रहा है वो मुझे पता था। तो वो एज ए हिस्टोरिकल प्लेस और रिवर के बारे में एक बार पूछा था, तो मैंने उसके सभी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे हमारे इंडिया में, सपोज अजंता है, पट्टडकल है, बाकी सभी वहाँ से कौन सी रिवर जाती है, उसके पास में कौन सा फॉरेस्ट है, और या वहाँ के रॉक टाइप क्या है, उस हिसाब से मैंने शॉर्टकट ली 4-5 पेज का मटेरियल बना के रखा। 21 में सेम क्वेश्चन आया, और मुझे डायरेक्टली रिसोर्सेस मेरे पास ऑलरेडी थे। ये तो सच में ये तो बहुत तगड़ा आपने एनालिसिस किया, यानी कि आपने प्रीवियस पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से किया है। हाँ, प्रीवियस ईयर का प्रीलिम्स को बहुत अच्छे से किया। और प्लस एक था कि पिछली साल है ना, सकाल, महाराष्ट्र में सकाल नाम से एक न्यूज़पेपर आता है, तो उसके हर संडे में
उनका एक सप्लीमेंट्री पेपर भी निकलता है ना, तो उसमें ऐसे फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन रहती है, नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कुछ मंदिरों की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से देते हैं। तो वो मैं हर संडे पढ़ता था। हाँ, मेरा टाइम जाता था उसमें, बट वो अच्छा लगता था मुझे पढ़ना। तो उससे भी मेरा पिछले साल 1-2 क्वेश्चन हिस्ट्री से निकल आए, उससे कंप्लीट हुए। मतलब कि वो सोर्स नहीं हो सकता, बट एज ए माई हॉबी, सो इट बेनिफिटेड मी। चलिए, ये तो बहुत अच्छा। और सी सेट को लेके क्या अप्रोच रही है आपकी? सी सेट की आपको अप्रोच, पहले ही बताओ आपका बैकग्राउंड क्या है? मेरा बैकग्राउंड बीएससी फिजिक्स है। बीएससी फिजिक्स, मतलब मैथ्स को लेके ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी आपको? नहीं, बहुत दिक्कत है। मतलब क्या है ना, बीएससी हो के अभी 5-6 साल तो बेसिक करा रहे हो फिजिक्स वालों की? 2016 में मेरा बीएससी हुआ है। ओके। और उसके बाद हाँ, जब मेरे पहले 2 अटेम्प्ट थे ना, तो मैं मोस्ट ऑफ मैथ ही लिखता था, कॉम्प्रहेंशन पे ज़्यादा फोकस नहीं था। फिर उस क्या इतने सी सेट को लेके चेंज हो गया एटीट्यूड ना मैथ को लेके। तो अभी मैं मैथ को ज़्यादा फोकस नहीं करता। सी सेट को एटीट्यूड बहुत कैजुअल है मेरा, कि एक तो मैं पेपर के दिन भी ये पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ ना, एडिटोरियल वगैरह। थोड़ा ऐसा पहले 1 मंथ बिफोर पेपर, तो मैं ऐसा करता हूँ कि कोई भी एक पेपर लो, उसका एडिटोरियल लो, और जो एडिटोरियल है ना, जितना स्पीड से पढ़ के कॉम्प्रहेंड कर सकता हो वो कर लो। वो मेरी एक प्रैक्टिस है कॉम्प्रहेंशन के बारे में। उससे क्या होता है कि मुझे कौन सा भी प्यारा हो ना, तो उसमें एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो जाता है कि उसमें है क्या दिया। तो इन्फरेंस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं ना, तो बराबर आते हैं उससे। यानी कि आप बहुत ही प्यार से सब कुछ बोलते भी हैं कि इनकी खास में स्ट्रेटजी क्या है, ये भी पता चल जा रहा है इनडायरेक्टली वे में। इन्होंने हिडन ये दिया कि कंप्रेशन को बहुत तेज़ से पढ़ो और तुरंत आंसर देके निकल जाओ। हाँ। ठीक है। और रीजनिंग को लेके क्या आपकी अप्रोच रही? तो मेरा तो ऐसा है कि हाँ, 20 में मैंने रीजनिंग का मतलब उस समय मैं स्टेट पीसीएस का करता था। यूपीएससी तो मैंने लगभग छोड़ दी थी। 19 में स्टेट पीसीएस का मेंस दिया था महाराष्ट्र का। तो उसके बाद मैंने ऐसा तय किया था कि अब महाराष्ट्र पीसीएस से एक पोस्ट लूँगा और फिर देखते हैं क्या करता है। पर लॉकडाउन की वजह से क्या गॉड की भी वही इच्छा होगी, तो हम फिर से यहाँ आ गए। तो रीजनिंग का तब किया है मैंने 2019-20 में। उसके बाद मैंने ना मैथ की कोई बुक निकाली है, ना रीजनिंग की बुक देखी। मेरा ऐसा है कि देखो, पूरा कॉम्प्रहेंशन का है, उसमें से जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो सॉल्व करो। 1-2 क्वेश्चन आते ही नहीं है, पूरा पैरा पढ़ के भी हमें क्वेश्चन कोई कुछ समझता नहीं, तो वो छोड़ दो और आगे वाला लो। मतलब कि लगभग 90 to 95 क्वेश्चन कॉम्प्रहेंशन से हो जाते हैं मेरे। और कितना भी पेपर कठिन हो ना, उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो हमारे ऐसे मैथ और रीजनिंग से आने वाले हैं, हमें वो आसान ही रहते हैं। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लो। 66 मार्क्स लगते हैं, 70, 80, 90 तक जाओ, ओके हो जाता है। तो आपने फ्रेंड्स देखा कि किस तरह से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। अच्छा है, एग्ज़ाम का प्रेशर कैसा फील होता है? कि वही मेन जो प्रीलिम्स का, जो अगर 2 घंटे की हम बात करें, 2 आवर्स की अगर हम बात करें, वहाँ पे क्या अप्रोच होनी चाहिए? क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ना वहीं फंसते हैं। देखो, काफ़ी लोगों के 110 भी आते हैं, 150 भी मॉक टेस्ट में आते हैं, लेकिन ऑन फ्लोर जब हिट करते हैं, यानी कि वाइल गिविंग द मेन, मतलब एग्ज़ाम जब पीटी का देते हैं, वहाँ बच्चे आधे लुढ़क जाते हैं। तो वहाँ पे आपकी क्या एक प्लानिंग होती है इस चीज़ को लेके? देखो, इसका प्लानिंग मेरा इसे एग्ज़ाम मैनेजमेंट कहते हैं। तो आपको ट्रेस मैनेज करना आना चाहिए और पेपर भी मैनेज करना आना चाहिए। तो आपको पता होता है कि पिछले 3 साल में कट ऑफ कहाँ तक है, ओबीसी का कहाँ है, ओपन का कहाँ है। तो आपके वो आपके दिमाग में रहता है क्या, इतने क्वेश्चन तो मुझे आने ही चाहिए उस हिसाब से। और मेरा स्ट्रेटेजी ऐसा है कि मैं एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले मेरा स्टडी बंद कर देता हूँ। अभी भी है तो 14 तारीख को मैं स्टडी बंद करने वाला हूँ। ऐसा 14 से? यस, 13 को तो मैं शॉपिंग करूँगा। कुछ थोड़ा मुंबई में पेपर है तो छाता वगैरह लेना पड़ेगा। अब आप मुंबई कब निकलोगे? अभी 14 को ट्रेन है। हाँ, 15 को एक दिन मिलेगा। यस। तो प्रीलिम्स का मेरा ऐसा ही है, मतलब कि ये भी ऐसा था कि मैं भी पहले 2 अटेम्प्ट मेरे जो गए ना, उसमें मेरा ऐसा था कि मैं पेपर में बहुत टेंशन आ जाता था। मतलब कि मैं लिखता क्या हूँ यार, सोचता क्या हूँ, वो भी पता नहीं चलता था पेपर में। ऐसा कुछ क्वेश्चन आते थे और बाकी क्वेश्चन ऐसा लगता कि यार पता है तो है पर याद नहीं आ रहा है, ऐसा होता था। और उसका रीज़न है कि आप एक तो ट्रेस मैनेज नहीं करते और एग्ज़ाम को भी मैनेज नहीं कर पाते। मेरा तो ऐसा है कि पहले 2-3 दिन से मैं छोड़ देता हूँ और जितना शांत रहे
इतना किसी से बात मत करो, शांत रहो, ऐसे इस तरह के रहता है। एग्ज़ाम के दिन का भी बहुत मैं प्रिपरेशन करके जाता हूँ, पहले ही सोच के जाता हूँ क्या करना है, सुबह कितने बजे उठना है। सपोज़ मैं 5 बजे उठता हूँ तो मुझे 11 बजे नींद आ सकती है, तो इस हिसाब से 6 बजे उठो। तो 11 बजे सो जाते हो एग्ज़ाम वाले दिन? मतलब कल एग्ज़ाम है तो 11 बजे रात में नींद आ जाती है? हाँ, बहुत बार ऐसा तो प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है एग्ज़ाम की वजह से। काफ़ी लोग स्ट्रेस में रहते हैं ना उस दिन। स्ट्रेस ऐसा होता है एक कि दिन आप पहले। एग्ज़ाम के पहले दिन भी, अगले दिन भी 11-12 बजे तक पढ़ोगे तो नींद नहीं आएगी। प्रॉब्लम है, मैं 2-3 दिन पहले कुछ करता ही नहीं तो मेरे को नींद आ जाती है, ऐसा है। वो स्ट्रेस नहीं रहता ना, और वो हमारे हाथ में भी नहीं ना एग्ज़ाम का पेपर क्या कैसा होगा नहीं होगा, वो हमें पता होगा तो हम कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो टेंशन क्यों लेने का है, ऐसा है। पर उसका पॉजिटिव ये है कि कुछ शांत रहो। पेपर के दिन का ऐसा है कि सुबह जो अपना अप्रोप्रिएट टाइम होगा 6 बजे उठो, फिर एग्ज़ाम सेंटर तक जाओ। उसके पहले मैं तो डाइट का पूरा उस दिन का ध्यान रखता हूँ, मतलब 2-3 दिन से चालू होता है कि नाश्ता नहीं करता, ब्रेकफास्ट नहीं करता उस दिन में सुबह। मतलब कि अभी यहाँ कैसा डेली मेरा कैसा रहता है कि मैं पोहा वगैरह कुछ खाता हूँ, तो उस दिन का तो ऐसा रहता है कि मैं कुछ खाता नहीं उसमें, मतलब कि सिर्फ बादाम, काजू और एक एप्पल ये रहता है मेरे बैग में, एक कैडबरी रहती है दोनों, और पानी लेके, कैडबरी तो पेपर के लेके जाता हूँ। वो जाओ, उसमें क्या होता है 2-3 आवर्स तो आपके निकल जाते हैं, और नींद भी नहीं आएगी आपको, स्ट्रेस भी टेंशन भी नहीं आएगा। और उसके बाद उस पेपर के बाद मतलब कि जो GS 2 का होता है CSAT के लिए, उसके 2 आवर्स अपने पास होते हैं, तो जाओ अपने कुछ खाना हो तो थोड़ा सा हल्का खाना खाओ, या वही एप्पल खाओ या फ्रूट्स खाओ, और जहाँ भी जगह मिले सो जाओ। 1 घंटे के बाद उठो, मतलब कि हमारे पास आधा घंटा रहता है, उसके बाद में फ्रेश होके जाके चाय पी के फिर एग्ज़ाम को बैठने का, ऐसा। मतलब CSAT के पेपर को भी ज़्यादा टेंशन नहीं रहता। और बीच में क्या है कि 15-1 मिनट तो एक न्यूज़पेपर पढ़ लो, एक एडिटोरियल वगैरह पढ़ लो, तो उससे क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस, हाँ, ब्रेन है ना वो चालू हो जाता है। मतलब कि डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम के पेपर लेके बैठोगे तो कॉम्प्रहेंशन बहुत हार्ड लगेगा। पहले ही 2-3 पैरा बाहर में कुछ पढ़ के जाओगे तो वो आसान लगेगा, क्योंकि हमारी थिंकिंग प्रोसेस ऑलरेडी चालू हो जाती है, तो टाइम भी बच जाता है और कॉम्प्रहेंशन भी अच्छे से कवर हो जाता है। यही है एग्ज़ाम की ट्रैक। चलो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एडवांस के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बहुत अच्छे से मेंस लिखे हैं, थैंक यू। एंड बस यही आपकी एक जर्नी हम शेयर करेंगे इन फ्यूचर में। सो थैंक यू सो मच। ठीक है।